Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see some numericals on the electrochemistry chapter. As you know that we are revising chapter and yesterday we discussed about the conductivity, molar conductivity. What is the molar conductivity? Molar conductivity is nothing but it is the molar conductivity. It is denoted by m delta naught and 1000 into K for conductivity upon molarity. This is the molar conductivity. If the concentration of solution or electrolyte is 1 mole, then molar conductivity is equal to the conductivity of the solution. When the length of cell is 1 centimeter and area acquired by the electrolyte is 1 centimeter square. This is the molar conductivity. Okay. If you write here equivalent conductivity, then 1000 K upon equivalent weight, or you can say normality. Okay, this is the conductivity. Okay, we have to see the numerical on the molar conductivity only. Okay, now we have seen the conductivity of weak and strong electrolyte. Weak and strong electrolyte. ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देखी. इसके लिए हमने डी वाई हॉकेल और सागर इक्वेशन को फॉलो किया. ओके, इस इक्वेशन के थ्रू जो है कि हम देखेंगे कि किस तरह से कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो है कि चेंज होती रहती है. जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी है A/√CA. इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए ग्राफ हमें मिलता है. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर देखेंगे तो ये ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है. ठीक है, ये हमारा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अब ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि यहाँ पे जो हम कंडक्टिविटी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चला जा रहा है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चला जा रहा है. क्यों चला जा रहा है? क्योंकि डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं CH3COOH gives CH3COO- plus
H+। जितना हम डाइल्यूशन बनाएंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, अंदर आएगा। तो इस कंडीशन में इस कंडक्टिविटी को मेजर कर पाना क्या है, मुश्किल है। यहाँ पे तो क्या है कि पर यूनिट अगर डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जो हमारे चार्ज हैं वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एक पर सर्टेन वॉल्यूम में कितना हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब तो कंडक्टिविटी एक बार बढ़ेगी, फिर उसके बाद जैसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो अपोजिट आयन है वो आपस में आके चिपक जाएंगे, तो वो किसी तरह से कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे। लेकिन डाइल्यूशन करेंगे तो पहले शुरू में डाइल्यूशन करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मगर एक कंडीशन आएगी जहाँ पे कंडक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो वो एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर देखेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें खुरलोस लॉ देखना पड़ेगा। खुरलोस लॉ ने कहा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी हम कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हर आयन के इंडिविजुअल जो है कि कंडक्टिविटी को लेना पड़ेगा। हर आयन की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी को हमको लेना पड़ेगा। यानी उसने ये कह दिया कि जो कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे खुरलोस लॉ के हिसाब से। तो ये तो हमारा है कंडक्टिविटी पता करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, अब क्योंकि पेपर है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे CH3COOH है, ये ब्रेक किया, CH3CO माइनस बना दिया और यहाँ H+ बन गया। तो अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें पता करनी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस और कंडक्टिविटी ऑफ H+, तो इनकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी को अगर सम कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस पे हम न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तब जाके बातें समझ में आएगी। इसके बाद हमारा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने कई जगह पे पढ़ा हुआ है, और जैसे कि इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वही है, कोई इसमें नया नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू at given concentration and standard condition। किसी भी गिवन कंसंट्रेशन में अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी पता है, अब उस मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी से, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग जाएगा। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके,
तो यहाँ से k इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर ऑन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में हमें फार्मूला मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें नस्ट इक्वेशन भी थोड़ा सा देख लेना है कि नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, किसी भी सेल का पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से पता कर लेते हैं। और ये क्या होता है कि ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of oxidant अपॉन रिडक्टेंट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में रख करके किसी भी सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन में हमें लॉग की वैल्यू आनी चाहिए। लॉग ज़्यादातर 2, 4, 3, 5 याद रखना है हमें। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है कि देखना है रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ। ओके, रिलेशन बिटवीन EMF and dissociation constant तो यहाँ पे हमारा EMF ई सेल इक्वल टू 2.303 n log Kc. Okay, C for the equilibrium constant here will be 0.0591. Okay, तो ये रिलेशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है तो इस सेल से कोई भी हम करंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है तो वहाँ पे सेल वर्क करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में हम ये रिलेशन पाते हैं सेल के ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने जो है कि ये देख लिया। अब इसके बाद हमारा है फैराडे लॉ। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी and EMF of cell. As a change in Gibbs free energy equal to minus NFE. This is the relation between the standard cell potential. Okay. अब यहाँ से अगर ई सेल नेगेटिव है, इफ
सेल पोटेंशियल is negative, then delta G will be positive. Then what will be happen? If delta G is positive, there will be no work by the cell. There will be no work. Okay. If E cell is positive, then delta G naught will be negative, and there will be work done by the cell. There will be work done by cell. ओके, तो यहाँ पे सेल के द्वारा काम किया जाएगा. ओके, चलिए तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. अब इसके बाद देखिए हमारे पास थ्योरी बचती है. हमने रिलेशन सारे जान लिए. अब हम लोग जो है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टोरेज सेल होती है. तो सेल दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी सेल होती है और एक सेकेंडरी सेल होती है. ठीक है, प्राइमरी सेल ये नॉन रिचार्जेबल होती है. एंड redox reaction takes place in one direction. Okay, next is the secondary cell. क्या होती है? रिचार्जेबल होती है. redox reaction that takes place in both direction. दोनों डायरेक्शन में ये जा करके काम होता है. ठीक है, तो जो हम लोग ड्राई सेल यूज़ करते हैं, जो हम लोग पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, वो सब क्या होती है? रिचार्जेबल नहीं होती हैं. लेकिन जो हम लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, वो सारी जो होती है हमारी सेकेंडरी सेल होती हैं, जो कि दोनों डायरेक्शन में चलती हैं. ठीक है, अब इसमें हमारा लेड स्टोरेज सेल भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे रिचार्जेबल होती है. तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर सेल से वर्क ले रहे हैं तो डिस्चार्ज होती रहती है. ठीक है, और डिस्चार्ज होती रहती है. जब उसका पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से कम होता है तो फिर से वो रिचार्ज होने लगती है. तो जब रिचार्ज होती है तो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है, और जब डिस्चार्ज होती है तो एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से बिहेव करती है. तो ये भी हम लोग को बच्चों को देखना है. एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा. अब इसके बाद हम लोग फैराडे लॉ पे आ जाते हैं. थोड़ा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं. ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे.
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला हमारा है कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ, चार्ज is directly proportional to mass is directly proportional to, plus charge is directly proportional to mass deposited। ओके, कहने का मतलब है कि जितना हम चार्ज अप्लाई करेंगे या सप्लाई करेंगे, जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना मास डिपॉजिट होगा। यानी जितना, ये भी कह सकते हैं कि करंट, हाउ मच करंट वी विल प्रोड्यूस सप्लाई टू द सेल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच करंट we supply to the cell that much mass will be deposited। डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इतना जो है कि मास डिपॉजिट होगा, यानी कहने का मतलब एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज इक्वल टू जेड क्यू, वेयर जेड इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ओके, and you can write this, and you know that Q is equal to IT, then M is equal to Z IT, where Z is chemical equivalence, I is equal to current, I is current, T for time, okay, T for time। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम सेकेंड लॉ पे आ जाएंगे। Have you noted? Okay. Now we will see in before next law that Z is equal to equivalent weight upon Faraday number 96500। Okay, this is the value of Z. This is the value of Z, and it is also known as Faraday number. Faraday number what is that? Faraday number 9650 coulomb, or equal to 1 मोल। कितना है? 1 मोल चार्ज। ओके, 1 मोल चार्ज, ठीक है, के बराबर होता है 1 मोल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
के बराबर होता है ये फैराडे नंबर। ओके, यू कैन गेट बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 into 10 to power minus 19 into 6.022 into 10 to power 23. Okay, now we will see here some more information. Now we will see the second law. What is second law? सेकेंड लॉ क्या है यहाँ पे? सेकेंड लॉ है कि अगर दो सेल सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है, इफ टू सेल्स आर connected in series and they have different electrolyte, different electrode, then their equivalence will be what? Equal. Okay, what is equivalence? Equivalence is the weight upon equivalent weight. मीन्स एक इलेक्ट्रोलाइट का जो रेशियो होगा वेट डिपॉजिटेड और इक्विवेलेंट वेट का, वो इक्वल टू दूसरे सेल के वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। इसमें ये कहा गया कि अगर दो सेल सीरीज में जुड़ी हैं और सेम अमाउंट में करंट हम पास कर रहे हैं, अगर दो सेल सीरीज में जुड़ी हुई हैं और हम सेम अमाउंट में करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यही होगा कि जो मास डिपॉजिटेड टू द इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है एक सेल का, वो दूसरे सेल के बराबर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल यही कहता है कि W1/E1 = W2/E2। अगर और भी सेल यहाँ पे जुड़ी होती तो W3/E3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा है सेकेंड लॉ कि अगर हम दो सेल को आपस में सीरीज में जोड़े हैं और सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रही है तो उस कंडीशन में एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वेट और उसके इक्विवेलेंट का जो रेशियो होगा दूसरी सेल के मास जो डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो और उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होंगे। तो ऐसे हम कितनी भी सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो उस कंडीशन में जो रेशियो होगा इक्विवेलेंट मास डिपॉजिटेड और इक्विवेलेंट वेट का, वो सब में इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इक्वल अमाउंट में करंट पास कर रहे हैं और अभी हमने देखो फर्स्ट लॉ में देखा था कि जितनी करंट पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। तो अगर हम दो सेल में इक्वल करंट पास करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों सेल में इक्वल मास डिपॉजिट होगा, उनका इक्विवेलेंट का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ में बोला कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना चार्ज पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम दो सेल को सीरीज में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद, दोनों सेल को सीरीज में जोड़ने के बाद जब हम करंट इक्वल अमाउंट में पास करेंगे तो जो उनका इक्विवेलेंस होगा वो बराबर होगा। इक्विवेलेंस क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो एक में जितना डिपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट का या आयन का जो है कि कैथोड पे होगा वो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने के बाद उतना ही दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा। जितनी भी हम सेल लेंगे सब में क्या होगा? यही होगा, बशर्ते कि हमें सेल को क्या करना है? हमें सेल को जोड़ देना है सीरीज में। सीरीज का मतलब जानते हैं क्या होता है? सीरीज का मतलब अगर नहीं जानते तो ऐसे जान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रोड है, 10th में पढ़ा होगा, 12th में फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा है तो हमारा सीरीज है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से न्यूमेरिकल पे आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।